हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा का ये सेकंड एपिसोड है, पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में आपने देखा था कि आप मैक्सिमा और मिनिमा जब कैलकुलेट करते हो किसी फंक्शन का तो उसके कुछ डिफाइन स्टेप होते हैं और उस स्टेप को जब आप फॉलो करते हो तो आपको पॉइंट मिलते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमा होता है या जिस पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमा होता है। वो स्टेप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स तो आप उसे डिफ्रेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डबल डैश एक्स होगा। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू मिल भी सकती है, वैल्यू नहीं भी मिल सकती, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक्स की जो भी वैल्यूज आए वो वैल्यू रियल होनी चाहिए, वो ना तो इमेजिनरी होनी चाहिए, ना तो ऐसी कोई वैल्यू हो जो एक्सेप्टेबल ना हो। तो ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए जो रियल ना हो, ठीक। ना तो इनफाइनाइट होनी चाहिए, ना तो इमेजिनरी होनी चाहिए। केवल और केवल रियल वैल्यू के लिए ही हम लोग सॉल्व करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब आपको कई वैल्यूज़ मिल जाते हैं तो सेकेंड डिफरेंशिएशन में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और अगर आपको वैल्यू पुट करने के बाद प्लस आता है नंबर तो आप कहते हो पॉजिटिव नंबर आता है तो आप कहते हो उस पॉइंट पर मिनिमा होगा। अगर निगेटिव आ जाता है तो आप कहते हो उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। और अगर 0 आता है तो आप कहते हो ना तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। डिटेल में पहले पार्ट में सब कुछ हो चुका है। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन ढूंढना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो एनसीईआरटी बुक से है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6.5। पार्ट 1 है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। आप डिफ्रेंशिएशन करो। ई टू द पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स से ही मिलेगा आपको। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट करो, वो भी ई टू द पावर एक्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को आप 0 के इक्वल करते हो, तो जब 0 के इक्वल करोगे तो आपको मिलेगा ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। अब बच्चों ये एक चीज ध्यान में रखो कि ई एक ऐसा मैथमेटिकल नंबर है जिसे आप एक्सपोनेंशियल कहते हो, जिसकी वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। इसलिए ये इक्वेशन कभी संभव ही नहीं होगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स की वैल्यू कभी संभव ही नहीं है 0 होना। इसलिए यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, यानी कि एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती ही नहीं है, ठीक। जब हम एक्स की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। अतः रिजल्ट क्या है कि फंक्शन एफ एक्स का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान नहीं होगा। क्योंकि यहां पर इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है जिससे हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। सेकंड आपके पास है फंक्शन जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और आप ये जानते हो कि यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो बेस ई ही होगा। डिफ्रेंशिएट करो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन -1, x टू द पावर -2 -1/x स्क्वायर हो गया। g डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे, यानी कि 1/x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आप कहोगे इनफाइनाइट ही एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो 1/इनफाइनाइट 0 को देगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। और जैसा हमने आपसे कहा कि x की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, रियल वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ इनफाइनाइट मिल रहा है। अतः आप कहोगे कि इस फंक्शन का भी न तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान नहीं होगा। क्योंकि यहां पर x की वैल्यू फाइनाइट नहीं मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही है।
मान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, एच एक्स है, फंक्शन है एच एक्स और फंक्शन को डिफाइन किया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डिफ्रेंसिएशन किया जाए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाए 6x प्लस 2। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को आप 0 के इक्वल करते हो, कर दो 0 के इक्वल, और यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन मिला है, ये जो समीकरण, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसका गुणनखंड नहीं कर सकते, तो आप श्रीधराचार्य से सॉल्व करके देखो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, 2 इंटू 3, x इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस, यहाँ पर मिलेगा 4 माइनस 12 यानी कि -8। और आप जानते हो कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ गया है तो वो रियल नंबर नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहां पर आपको एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। ठीक, तो जब आपको इनफाइनाइट मिले, जब आपको सॉल्व करना असंभव हो, जब आपको एक्स का मान रियल ना हो, इमेजिनरी मिलने लगे, तो आप कहोगे कि फंक्शन का न तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, न तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शन के लिए कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। यहां पर भी आप लिख सकते हो रिजल्ट कि एच एक्स का मैक्सिमम मान तथा न्यूनतम मान संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीनों पार्ट है वो केवल इसलिए मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में कि आप कब कह सकते हो कि मैक्सिमा होगा, कब कह सकते हो मिनिमा होगा, जब आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे तभी। और जो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा रियल आनी चाहिए। इनफाइनाइट होने पर, इमेजिनरी होने पर या इक्वेशन सॉल्व नहीं होने पर आप कहोगे कि उस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू संभव नहीं है। तो आशा है कि आप समझे होंगे कंडीशन को। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपके पास बाउंड इंटरवल दिया गया है। बाउंड इंटरवल का मतलब यह है बच्चों कि जो x की वैल्यू है वो निश्चित कर दिया गया है कि कहां से लेकर के कहां तक होनी चाहिए। दो तरह से हम इंटरवल को डिफाइन करते हैं, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। क्लोज्ड इंटरवल का तात्पर्य यह है कि जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल है। ठीक, इसका मतलब है कि x की वैल्यू a भी हो सकता है, x की वैल्यू b भी हो सकता है, और x की वैल्यू b और a के बीच में भी हो सकता है। ठीक, x के यहां पर जो मान आएंगे उसका एंड पॉइंट, शुरुआत और अंत बिंदु कंफर्म है कि a होगा और b होगा, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई पॉइंट मिला तो वह पॉइंट जो होगा वो a से छोटा और a से बड़ा और b से छोटा होगा। ठीक, ये है कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज्ड इंटरवल का। लेकिन अगर ओपन इंटरवल है तो जैसे मान लो ओपन इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी इस तरह से, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो a के इक्वल नहीं होगी, b के इक्वल नहीं होगी, हाँ a और b के बीच में होगी। ठीक, अब जब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हैं और वहां पर x की वैल्यू डिफाइन करी जाती है क्लोज्ड इंटरवल में, यानी कि इस तरह से, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग करेंगे क्या कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। तो हमको दो मान तो पहले से पता है कि x का इनिशियल वैल्यू क्या होगी, प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी, और x की अंतिम वैल्यू क्या होगी, और एक वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक, उन सभी वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसे कहेंगे मैक्सिमा और जो वैल्यू सबसे कम होगा उसे कहेंगे मिनिमा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है बच्चों कि इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम मान आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। इस इंटरवल में अगर वैल्यू मैक्सिमा आएगी तो सबसे अधिक आएगी, इसलिए उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, उसे हम निरपेक्ष उच्चिष्ट मान कहते हैं। और अगर मिनिमा आई तो सबसे कम आएगी, उससे कम आना कभी संभव नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा या निरपेक्ष मिनिमा। ठीक, तो ये सब जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है इसकी सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो कि है एक्स क्यूब या एफ फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन करी गई है फ्रॉम -2 टू +2, -2 टू +2। तो हमने आपको क्या समझाया कि आप सेकेंड डिफरेंशिएशन मत करिएगा, केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वेट करना और यहां से x की वैल्यू निकालना। तो आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। अब ये जो x की वैल्यू है कहाँ होनी चाहिए, इस x की वैल्यू की मान कितना होना चाहिए, उसके लिए जो भी मान आएगा सॉल्व करने पर और जितना भी मान आएगा वो सभी मैक्सिमम वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू -2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो 0 है उसका मान 2 से कम है और -2 से ज़्यादा, इसलिए ये हम कंसीडर करेंगे। यानी कि मेरे पास x के 3 पॉइंट हो गए, 2 अंत बिंदु हो गए, एंड पॉइंट हो गए, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता है, और एक पॉइंट इन दोनों के बीच का है, 0 है। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया और x का लास्ट पॉइंट हो गया 2। इन सभी पर हम f" नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट f(x) का मान निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं f -2 पर x की वैल्यू -2 रखो तो -2 का पावर 3 मीन्स -8। f आप सेकेंड वैल्यू 0 कैलकुलेट करो, 0 का पावर 3 मीन्स 0। f एट 2 तो 2 टू द पावर 3 यानी कि हो जाएगा 8। इन तीनों जो वैल्यूज हमको मिली हैं फंक्शन की, इसमें से आप देख लो कि जो वैल्यू सबसे कम हो उसे हम कहेंगे मिनिमा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा उसे कहेंगे मैक्सिमा। लेकिन जैसा हमने कहा कि अगर इंटरवल क्लोज्ड है तो उसे हम मैक्सिमा नहीं कहते, जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं निरपेक्ष उच्चिष्ट या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इन तीनों में ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे कहेंगे निरपेक्ष उच्चिष्ट मान। और किस पॉइंट पर ये मिलेगा मैक्सिमा, वो मिलेगा x इक्वल टू 2 पर। और अगर हमसे मिनिमा पूछा होता तो -8 से छोटा फंक्शन की वैल्यू निकालना असंभव है यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आती है इसे कहते हैं मिनिमम वैल्यू, लेकिन कब, कितना, निरपेक्ष मिनिमम कहते, ठीक। और ये जो मिनिमम वैल्यू आती है वो किस पॉइंट पर आता, x इक्वल टू -2। और आपके क्वेश्चन में दोनों कह रहा है कि निरपेक्ष मैक्सिमा अगर संभव हो तो वो कैलकुलेट करो, निरपेक्ष मिनिमा संभव हो तो वो कैलकुलेट करो। तो ये निरपेक्ष उच्चिष्ट हो गया, ये हो जाएगा निरपेक्ष निम्निष्ठ, एब्सोल्यूट मिनिमा। कब मिनिमा मिलेगा, x इक्वल टू -2 पर, और मैक्सिमम मान कब मिलेगा, x इक्वल टू 2 पर। इसी तरह से जितने भी पार्ट हैं वो आप कैलकुलेट करना, बस ये ध्यान में रखना कि लिमिट जो होगी, x की जो वैल्यू होगा इस इंटरवल के लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक। तो सेकंड पॉइंट पार्ट है इसका f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x और इंटरवल डिफाइन है 0 टू π। सेकेंड f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x और x के लिए इंटरवल है 0 टू π। आप x का कोई भी एंगल निकालोगे यानी कि वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन में, वो सारा वैल्यू 0 से 180 के बीच में ही आना चाहिए, ना तो 0 से कम ना तो 180 से ज़्यादा, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं। और चूंकि इंटरवल क्लोज्ड है इसलिए सेकंड डिफरेंशिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो f डैश x इक्वल टू
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर लो, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स दूसरे तरफ ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा cos x इक्वल टू साइन एक्स, cos x से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो 1 इक्वल टू tan x हो जाएगा। tan x के उस वैल्यू को ढूंढो, x की वो मान को कैलकुलेट करो जिसको रखने पर वैल्यू 1 आता है। आप जानते ही होंगे कि tan का 45 π/4 के लिए 1 आता है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो तो 0 से 90 के बीच में है, आपको ढूंढना 0 to π के बीच में है। तो आप इसके लिए क्लास 11th में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप का, इक्वेशन का व्यापक मान निकालना सीखे होंगे। तो हम इसका व्यापक मान निकालते हैं और उसके लिए सूत्र क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक, यहां पर अल्फा की वैल्यू है π/4, थीटा की वैल्यू है x और n की वैल्यू हम रखते हैं 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। चलिए सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू आएगी π/4, n की वैल्यू आप 1 रखो और जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास इक्वेशन मिलेगा पाई प्लस π/4। ये प्लस बता रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 180 की लिमिट को क्रॉस करेगी, 180 से ज़्यादा आएगी। ठीक, और आपके लिए क्लोज्ड इंटरवल कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, 0 से लेकर के 180 तक। हम 180 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये संभावना नहीं होगी, यानी कि केवल एक आंसर आएगा x इक्वल टू π/4। ठीक, तो एक आंसर हम लोगों ने निकाला π/4 जो इस इंटरवल के बीच में है, और दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 0 और थर्ड पॉइंट x इक्वल टू π होगा। इंड पॉइंट हमको पहले से पता है, तो 2 पॉइंट और है, x इक्वल टू 0, एक हम लोग कैलकुलेट किए x इक्वल टू π/4 और थर्ड वैल्यू हो गया x इक्वल टू π। fx की वैल्यू निकालो, f एट 0 0 रखो, साइन 0 प्लस cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, f एट π/4, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, 1/√2, 1/√2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √2। ठीक, और तीसरा जो वैल्यू है वो है पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है लेकिन cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो सॉल्व करोगे तो मिलेगा -1। अब इन तीनों फंक्शन में से सबसे ज़्यादा जो मान है, आपको याद होगा कि √2 की वैल्यू 1.4 होता है, 1 से ज़्यादा होता है, और तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू यही है, इसलिए इसे कहेंगे निरपेक्ष मैक्सिमा। और किस पॉइंट पर, π/4 पर, -1 सबसे कम वैल्यू है, इसीलिए इसको कहेंगे निरपेक्ष निम्निष्ठ एब्सोल्यूट मिनिमा। और ये मिनिमा किस पॉइंट पर आएगा, पाई पर आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्चुअल में पार्ट 2। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है वो सिमिलर ऐसे ही है, बस इंटरवल थोड़ा सा चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड, f(x) इक्वल टू 4x। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड, फंक्शन है f(x) इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर बाई 2, 4x माइनस x स्क्वायर बाई 2, और इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल -2 to 9/2, यानी कि वैल्यू जो हम निकालेंगे सॉल्व करके वो वैल्यू इस लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू 9/2 तक ही होना चाहिए। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। f डैश x 4x स्क्वायर का हो जाएगा 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस x। आप फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन से ही काम चलाते हो अगर इंटरवल क्लोज्ड है, तो सेकंड डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। 0 करो, f डैश x इक्वल टू 0 करने पर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या ये जो वैल्यू 4 आई है ये इस इंटरवल के बीच में है? ऐसे चेक करने के लिए आप 9 में 2 से भाग दे दो तो 4.5 आएगा, और जो x की वैल्यू आई है 4 वो 4.5 से कम है,
और -2 से ज़्यादा है, यानी कि इस वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं। अतः मेरे पास अब कितनी वैल्यूज आ गई x की? x की एक वैल्यू है -2, x की एक वैल्यू हम लोग सॉल्व किए 4 और x की दूसरी लास्ट वैल्यू है 9/2। इन सब पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। एट 2 इक्वल टू हो जाएगा -8 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2, यानी कि -8 -2 अर्थात हो गया -10। यहाँ पर x की जगह पर रखा गया -2। आप x को सॉल्व करो 0.4 पर तो हो जाएगा 4 रखोगे तो 16 -16/2, यानी कि 16 -8, ये हो गया 8। एक पॉइंट और है 9/2, उस पर सॉल्व करो तो 4 × 9/2 माइनस 9/2 का स्क्वायर 81/4 × 2, तो हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन 36/2 माइनस 81/8। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 8, तो 2 4 जा 8, 4 से गुणा कर लो 36 में, तो 36 × 4 144 माइनस हो गया 81, 36/8, 63/8 आया है एट 9/2। अब 3 ही वैल्यू थी फंक्शन की, तो 3 वैल्यू पर आप देख लो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है। तो सबसे ज़्यादा 63/8 आया हुआ है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे निरपेक्ष उच्चिष्ट मान, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर आया हुआ है? एट x इक्वल टू 9/2। और सबसे कम जो वैल्यू आई हुई है वो है -10, इसे कहेंगे निरपेक्ष निम्निष्ट मान, और ये आया हुआ है एट x इक्वल टू -2। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट पार्ट है, 4th पार्ट है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। एक पार्ट और देख लो, एफ एक्स इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और इंटरवल जो डिफाइन करा गया है इसके लिए वो है -3 to 1। ठीक, यानी कि x की वैल्यू कम से कम -3 रहेगी और अधिक से अधिक 1 रहेगी। उसके बीच में वैल्यू हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा या कम वैल्यू संभव नहीं है। तो जल्दी से पहला डिफरेंशिएशन करो, x स्क्वायर मानो, x स्क्वायर का होगा 2x, और जिसे हम लोगों ने x माना है सूत्र बनाने के लिए उसके डिफरेंशिएशन से गुणा कर लो। x का 1, 1 का 0, 1 से आप गुणा करोगे तो सेम चीज़ मिलेगा, इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं, वो हो गया गुणा। 3 का डिफरेंशिएशन 0, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को आप 0 के इक्वल करोगे, यानी कि 2x - 1 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे x इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लो जो वैल्यू हमारी आई हुई है वो वैल्यू क्या इन दोनों इंटरवल के बीच में है? आया हुआ है 1 बीच में नहीं है, 1 इसका हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए आप कह सकते हो कि एफ एक्स फंक्शन का कोई भी मान इसके बीच में संभव नहीं है। केवल 2 ही मान संभव ही है, एक x इक्वल टू -3 है और सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू 1 है। तो फंक्शन कैलकुलेट करो, f एट -3 इक्वल टू -3 - 1, x की जगह पर -3 रखना, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और +3 19। f एट 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 0 का स्क्वायर 0 +3, यानी कि 1 पर आएगा 3 और -3 पर आएगा 19। इसे हम कहेंगे निरपेक्ष उच्चिष्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये हो गया निरपेक्ष निम्निष्ठ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट सॉल्व किए। बस इसमें यही देखने वाली बात है कि अगर इंटरवल डिफाइन किया गया है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो जो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे, और जो पॉइंट होगा वो पॉइंट इन दोनों इंटरवल के बीच में, जिसके बीच में डिफाइन किया गया है उसी के बीच में लाई करेगा, ना तो उससे ज़्यादा होगा ना तो उससे कम होगा। तो आशा करते हैं कि ये भी पार्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है।
जो बुक में अगर देखोगे तो लिखा है कि एक गेन फंक्शन है। गेन फंक्शन मीन्स कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है जिससे कोई कंपनी अपने उत्पाद के लिए जो लाभ है उसको डिफाइन करती है, उसको कैलकुलेट करती है। तो पी एक्स एक गेन फंक्शन है जिसको इस इक्वेशन से डिफाइन किया गया है और कह रहा है कि कंपनी द्वारा अर्जित मैक्सिमम लाभ ज्ञात करिए। ठीक, तो मैक्सिमम लाभ कहे, मिनिमम लाभ कहे, वैसे तो लाभ मैक्सिमम ही होना चाहिए, लेकिन अगर मिनिमम कहे तो भी एक ही स्टेप है मैक्सिमम और मिनिमम में, वो सारे स्टेप फॉलो करो। तो पहला स्टेप ये है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 41 कांस्टेंट है, हो गया 0, ये हो गया 36x। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा तो हो जाएगा -36। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आप 0 के इक्वल करते हो तो -72 -36 x इक्वल टू 0, 36 इक्वल टू हो जाएगा -72, x इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक, अब इस -2 पर आप चेक करो कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा। तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन जो है उसमें आप रखोगे x के स्थान पर -2। जो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है अगर उसे आप देखो तो आपके पास है 36 -36, यानी कि ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और x पर जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप कहोगे कि x की कोई भी वैल्यू आएगा तो -36 ही, यानी कि निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर मिलेगा -36 जो कि एक निगेटिव संख्या है, इसीलिए कहोगे आप कि x इक्वल टू -2 पर जो गेन फंक्शन है उसका मान उच्चिष्ट होगा। ठीक, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम अगर होगा तो मैक्सिमम मान क्या होगा, लाभ का मैक्सिमम मान कैलकुलेट करना है। तो उच्चिष्ट लाभ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू लाभ फंक्शन में रख दो, गेन फंक्शन में रख दो। -2, 41, 72 इंटू -2, -18, -2 का स्क्वायर सॉल्व कर लिया जाए तो हो जाएगा 41 प्लस 144 माइनस 72। सॉल्व कर लीजिए इसे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 113। और अगर बात लाभ हानि की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि रुपए में हो रहा होगा बात, तो इतने रुपए का लाभ हो रहा होगा। कब लाभ होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी तब। ठीक, तो ये गेन फंक्शन था, गेन फंक्शन से हम उच्चतम लाभ कैलकुलेट किए। ये मैक्सिमम गेन जब होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें दिया हुआ है कि जो इंटरवल है वो क्लोज्ड इंटरवल है। तो जब बात क्लोज्ड इंटरवल की आती है तो जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि क्लोज्ड इंटरवल में आपको सेकंड डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही डिफरेंशिएशन से ही हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दो वैल्यू तो पहले से हमको पता होती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट से चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया जाए, जिसमें फंक्शन है 3x⁴। फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x और प्लस 25, और जो इंटरवल दिया गया है x का वो है 0 to 3, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। ठीक, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करो। अब इस फंक्शन का नाम नहीं दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में अलग अलग फंक्शन का अलग अलग नाम दिया है, किसी को hx दिया है, किसी को fx दिया है, किसी को gx दिया है। तो अगर न कोई नाम नहीं दिया है तो इस फंक्शन को आप मान लो fx और डिफरेंशिएट करो। f' इक्वल टू हो जाएगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। ठीक, x⁴ का डिफरेंशिएशन हो गया 4x³, 4 का 3 में गुणा हो गया,
3x² हो जाएगा, 3 का आपने 8 में गुणा कर लिया, x² का 2x होगा, 2 का 12 में गुणा कर लिया, x का 1 होगा, -48 हो गया। हमको सेकंड डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो इंटरवल है वो एक क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक, अब इसको आप इक्वेट करो 0 के बराबर, यानी कि f' x 0 किया जाए और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। देखते हैं कितना x की वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक, इन दोनों में से 12x² कॉमन करते हैं तो आपके पास मिलेगा x - 2। यहाँ से अगर हम 24 कॉमन कर लें तो मिलेगा x - 2। x - 2 कॉमन करें तो 12x² + 24 = 0। यदि पहला ब्रैकेट अगर आप 0 करते हो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 2, और सेकंड ब्रैकेट अगर आप 0 करते हो यानी कि 12x² + 24 को 0 के इक्वल करो तो 12x² -24, x² माइनस हो जाएगा 2 और x √-2। आप जानते ही होंगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर आ चुकी है, और हमने आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया कि x की जो वैल्यू है वो रियल आनी चाहिए, ये काल्पनिक है, इसलिए ये जो वैल्यू होगी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, अग्राह्य होगी। ठीक, इसलिए केवल मेरे पास वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे x = 2। अच्छा, x = 2 ही क्यों ले? क्या वो मेरे डिफाइन जो लिमिट दिया गया है, क्लोज इंटरवल दिया गया है, उस इंटरवल में है? तो हाँ, x की वैल्यू जो आई है वो 3 से कम है, 0 से ज़्यादा है, इसलिए x की ये जो वैल्यू 2 आई है उसे हम कंसीडर करेंगे। तो x की यहाँ पर जो वैल्यू है, एक वैल्यू तो 0 है, सेकंड वैल्यू है 2, थर्ड वैल्यू है 3। आप फंक्शन में वैल्यू का मान रख करके देख लो कहाँ पर मैक्सिमम मान है और कहाँ पर मिनिमम मान है। तो f(x at 0), x की जगह पर 0 रखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, केवल मिलेगा 25। f at 2 तो 3 × 2 to the power 4 -8 × 2 power 3 + 12 × 2 square -48 × 2 और +25। सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू तो आपके पास आएगा f at 2 = -39। सॉल्व करके देख लीजिएगा। और फंक्शन में फिर से चेक करें, एक पॉइंट और है 3। तो x के जहां जहां x होगा वहां पर आप 3 रख करके सॉल्व करोगे। 3 to the power 4 8 × 3 cube + 12 × 3 square -48 × 3 + 25, और इसकी वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद 16। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की? 25, और मिनिमम वैल्यू आएगी -39। तो फंक्शन का उच्चिष्ट मान यहाँ पर हो जाएगा, जिसको अगर आपको याद हो तो क्लोज्ड इंटरवल में केवल उच्चिष्ट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं निरपेक्ष उच्चिष्ट मान, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर होगी? एट x = 0। -39 से छोटा नहीं है, इसलिए ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा निरपेक्ष निम्नतम मान या निम्निष्ठ मान। वो किस बिंदु पर आएगा? एट x = 2। तो ये हो गया फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और आपके सामने सलूशन मिल गया क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी क्लोज्ड इंटरवल के लिए है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का फंक्शन है sin 2x और उसे डिफाइन किया गया है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π। तो साधारण सा क्वेश्चन है, f' sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x। यहाँ पर सेकेंड डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकेंड इंटरवल का केस है। आप 0 के इक्वल करो, तो 0 के इक्वल करोगे तो मिलेगा 2 cos 2x = 0, यानी कि cos 2x = 0। cos की जो वैल्यू होती है 0 के लिए वो cos 90 है। आप cos का व्यापक मान रखो, आपको सूत्र हो सकता है याद ना हो तो हम फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला है व्यापक मान का कि cos θ = 2nπ
प्लस माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर थीटा की जगह पर 2x है और अल्फ़ा की जगह पर आप रखोगे 90। देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 4 और n की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हाँ, ये ध्यान देंगे कि जब x की वैल्यू निकालें n की वैल्यू रख करके तो वैल्यू इस लिमिट को क्रॉस ना करे, यानी कि यह मैक्सिमम वैल्यू जो आए वो 2 पाई तक ही रहे और मिनिमम वैल्यू जो रहे वो 0 तक रहे। देखते हैं, पहले आप रखो 0 की वैल्यू, n की वैल्यू 0, तो आ जाएगा पाई बाई 4। ये इस लिमिट के अंदर है, एक्सेप्ट कर लो इस वैल्यू को। n इक्वल टू 1 रखो तो पाई प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस का माइनस छूट गया है, प्लस माइनस पाई बाई 4। अब अगर आप प्लस वैल्यू लोगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 यानी कि 5 पाई बाई 4 आएगा, और माइनस लोगे तो आपके पास 3 पाई बाई 4 मिलेगा। और ये दोनों वैल्यू 360 से कम है, इसलिए एक्सेप्टेबल हैं, एक ग्राह्य मान है। एक और n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 2 रखो और 2 पाई प्लस माइनस जब पाई बाई 4 आप रखोगे तो जैसे ही प्लस वैल्यू रखोगे तो 2 पाई से प्लस मीन एक्सीड कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्लस पर हम x की ऐसे मान को प्राप्त करेंगे जो लिमिट 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा। ठीक, इसीलिए प्लस वैल्यू यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग केवल सॉल्व करेंगे माइनस वैल्यू। तो 4 2 जा 8, 8 और प्लस 1 9 पाई बाई 4, ये जो वैल्यू होगी ये अग्राह्य वैल्यू हो जाएगी, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन माइनस पर क्या होगा, 4 2 जा 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 पाई बाई 4। ठीक, अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें तो हो जाएगा 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। इस सिचुएशन में जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस वैल्यू भी लोगे तो जाहिर सी बात है 3 पाई में प्लस ऐड करोगे तो वैल्यू एक्सीड करेगी लिमिट 2 पाई की, और जब आप माइनस करोगे तो भी वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। 4 3 जा 12 में से 1 माइनस करोगे 11 पाई बाई 4 आएगा, वो भी 2 पाई की लिमिट को क्रॉस करेगा। यानी कि जो वैल्यू आएगी वो केवल और केवल कितनी वैल्यू मिलेगी, पाई बाई 4। ठीक, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, और दो वैल्यू तो क्लोज्ड इंटरवल में दिया गया था, इसीलिए मेरे पास अब x की जो वैल्यूज हो गई वो हो गई 0 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, और लास्ट जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 पाई। ये इसीलिए इंड्स पॉइंट कहलाते हैं, अंत बिंदु कहलाते हैं। अब मेरे पास 3 और 3 6, इन 6 वैल्यूज पर अलग अलग f(x) का मान कैलकुलेट करें और देखते हैं किस पर मैक्सिमा होगा और किस पर मिनिमा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए मैक्सिमा केवल मैक्सिमा नहीं होगा और मिनिमम केवल मिनिमम नहीं होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं पहले 0 पर, यानी कि f एट 0। साइन 2x साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। f एट पाई बाई 4, फंक्शन की वैल्यू 45 अंश पर, तो 45 अंश रखोगे उसका डबल करोगे 90 हो जाएगा। साइन 90 या पाई बाई 2 रख लो, इक्वल टू हो गया 1। ऐसे ही आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सभी वैल्यू हम कैलकुलेट करके बोर्ड पर लिख दे रहे हैं कि किसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर देखेंगे किसका मान मैक्सिमा होगा और किसका मान मिनिमा होगा। तो बच्चों जो वैल्यूज आई है वो वैल्यूज डायरेक्ट हमने लिख लिया है, आप सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, कोई कठिन नहीं है। समय बचाने के लिए हमने डायरेक्ट वैल्यू रख लिया है। अब इसमें जो मेरा उद्देश्य ये था वो चेक करना था मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पर 1 आया है, 1 आया है, यानी कि 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू लिमिट की फंक्शन की नहीं होगी और -1 से कम नहीं होगा। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं उसे हम कहेंगे निरपेक्ष मिनिमा, और ये दोनों वैल्यू है उसे कहेंगे निरपेक्ष मैक्सिमा। किस पर मैक्सिमम मिलेगा, पाई बाई 4 पर और 5 पाई बाई 4 पर। मिनिमा कब कब मिलेगा, 7 पाई बाई 4 पर और 3 पाई बाई 4 पर। ठीक, तो उच्चिष्ट मैक्सिमा यहाँ पर मिलेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा यानी कि निरपेक्ष उच्चिष्ट, यहाँ पर भी निरपेक्ष उच्चिष्ट होगा,
लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हो साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही आती है। और ये होगा निरपेक्ष निम्निष्ठ मिनिमा, ये भी होगा निरपेक्ष निम्निष्ठ। ठीक, किन किन पॉइंट पर होंगे? पहला जो निरपेक्ष निम्निष्ठ होगा मिनिमा होगा 3π/4 पर, दूसरा मिनिमा जो होगा वो 7π/4 पर, पहला जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा वो π/4 पर, सेकंड जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा वो 5π/4 पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके सामने 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखा जाए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो तो लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको एंगल का इंटरवल ना डिफाइन किया गया हो, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपने सॉल्व किया है एक जगह पर जहां इंटरवल दिया था 0 to π, आपने साइन एक्स कॉस एक्स को सॉल्व किया जहां पर इंटरवल दिया था 0 to 2π। अब जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन इंटरवल डिफाइन नहीं है। तो जब आपको इंटरवल नहीं डिफाइन किया हुआ है एंगल के सिचुएशन में, तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहो, यानी कि 0 to 90 के बीच में ही कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, अगर इंटरवल नहीं दिया है तो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन है, आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कह क्या रहा है क्वेश्चन, उच्चतम मान क्या होगा। ठीक, तो यहां पर जो x यानी कि एंगल x है उसको हम किस इंटरवल में रखेंगे ये नहीं दिया हुआ है, जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे। तो आप इंटरवल खुद ही डिफाइन कर लो कि हम अपना कैलकुलेशन रखेंगे 0 से लेकर के 90 के बीच में। ठीक, तो डिफाइन कर लो f' फर्स्ट डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेकेंड डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन आप 0 के इक्वल करोगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आप कॉस एक्स से डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो हो जाएगा 1 इक्वल टू tan x। अब x की वैल्यू वैसे तो हम बहुत सारी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी वीडियो में कैलकुलेट भी करे हैं, लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको फ्री हैंड दे दिया है कि किसी भी इंटरवल में आप सॉल्व करो। तो जब हमसे कहेगा किसी भी इंटरवल में, तो हम पहले ही कोऑर्डिनेट में सॉल्व करेंगे। अगर वहाँ वैल्यू नहीं है तो फिर अगले इंटरवल में जाएंगे। तो 1 तो आपके लिए मिल जाता है 0 to 90 के बीच में 45 अंश पर। ठीक, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू π/4, और वो भी किस इंटरवल में, 0 to π के बीच में ही। वैसे तो वैल्यूज ढेर सारी मिल सकती हैं। ठीक, तो अगर इंटरवल नहीं डिफाइन है और एंगल का क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बड़े आराम से सॉल्व कर लो। तो चलो देखते हैं इस पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। f" में वैल्यू रख दो तो हो जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, π/4 1/√2, साइन π/4 भी वही होता है, कॉस π/4 पर भी 1/√2। आप सरल करोगे तो 2/√2 पाओगे, यानी कि -√2, जो कि एक ऋण संख्या मिली है, निगेटिव नंबर मिला है। और अगर निगेटिव नंबर मिला है तो आप कहोगे कि जिस पॉइंट पर सॉल्व करने से निगेटिव आया है उस पॉइंट पर, यानी कि π/4 पर फंक्शन f(x) का जो मान होगा वो महत्तम होगा या उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम होगा। अब वो मान होगा कितना, तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 यानी कि फंक्शन में रख देते हो। तो f at π/4 साइन π/4 प्लस कॉस π/4, साइन π/4 की भी वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की भी वैल्यू 1/√2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है बच्चों इस क्वेश्चन में कि यहाँ इंटरवल नहीं गिवन था, आपने इंटरवल खुद डिफाइन कर लिया कि आप पहले ही कोऑर्डिनेट में रह करके एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो 3 क्वेश्चन आपको इसी तरह का इसी वीडियो में है। आपको मिला है इंटरवल 0 to π, सेम फंक्शन है साइन कॉस का।
आपको मिला है 0 to 2 पाई, और आपको इंटरवल ही नहीं डिफाइन किया गया, तो आपने ही खुद डिफाइन कर लिया कि हम 0 से लेकर के 90 के बीच में ही सॉल्व करेंगे। अगर वैल्यू नहीं मिली होती तब हम दूसरे क्वाड्रेंट में अपने आप को शिफ्ट करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखो तो ये क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन है, और आपको हम समझा चुके हैं इसी वीडियो में कि क्लोज्ड इंटरवल में हमको सेकंड डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन से ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज़ तो मेरे पास यहाँ है ही। अच्छा, ये जो क्लोज्ड इंटरवल है आपको ये भी बताता है कि जो x की वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों वैल्यू के लिमिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 24। डिफरेंशिएशन को आप 0 के इक्वल करते हो तो 0 के इक्वल कर दो, सॉल्व करोगे तो x² इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू +2 आएगा और x इक्वल टू -2 आएगा। ठीक, अब x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू -2 में से कौन सी वैल्यू हो सकती है? दोनों वैल्यू आप एक्सेप्ट करो, सिचुएशन या कंडीशन जैसा गिवन हो, या हो सकता है कोई वैल्यू इसमें से एक्सेप्टेबल ना हो, ग्राह्य ना हो। तो ये कैसे पता चलेगा? ये इंटरवल से पता चलेगा। इंटरवल में x की वैल्यू की लिमिट दी गई है कि ये 3 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और जो -2 है वो 1 से भी छोटा है। ठीक, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये संभव नहीं होगा, ये अग्राह्य होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो केवल 2 पर आप चेक करोगे। अच्छा, एक तो वैल्यू आपको मिल गई x इक्वल टू 2, और जो इंस वैल्यू दी गई है वो है 1 और 3। तो x की जो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, इस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो f एट 1 इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पर 1 रख करके सॉल्व करो तो 24 + 107। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 109 माइनस 24, यानी कि 85। आप सॉल्व करो f एट 2, तो जहाँ जहाँ पर फंक्शन में x गिवन है वहाँ पर आप 2 रख करके सॉल्व करो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 2 × 2 पावर 3 माइनस 24 × 2 + 107। सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से आनी चाहिए 75। एक बार चेक जरूर कर लेना। और थर्ड वैल्यू जो है 3 पर 2 × 3 पावर 3 माइनस 24 × 3 + 107, और इसे सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 89। अब इन तीनों वैल्यूज में से आपको पता लगाना है कि मैक्सिमम मान किसका है, किस फंक्शन का है और किस पॉइंट पर है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 89, और कब आएगा? जब x की वैल्यू है 3। मिनिमम वैल्यू है 75, कब आएगा? जब x की वैल्यू है 2। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरवल 1 और 3 में महत्तम मान ज्ञात करिए। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 89, ये हो जाएगा महत्तम मान, लेकिन ये केवल निरपेक्ष होगा महत्तम मान। अच्छा, ये किस बिंदु पर होगा? x इक्वल टू 3 पर। बच्चों, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और जोड़ दिया है कि सेम फंक्शन हो, इंटरवल -3 -1 हो, यानी कि अगर इंटरवल -3 to -1 हो तो क्या होगा? तो चूंकि फंक्शन सेम है इसलिए यहां तक तो सेम आप करोगे, वैल्यू x इक्वल टू -2 भी आएगी, x इक्वल टू +2 भी आएगी। लेकिन अब की बार जो इंटरवल गिवन है उसमें आपके पास जो x की वैल्यू है उसकी लिमिट है -3 to -1। अगर आप x इक्वल टू 2 ले लेते हो, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में हम लिए हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू इन लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, -1 से बड़ा होगा, इसलिए ये वैल्यू अब की बार अग्राह्य हो जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो केवल x इक्वल टू -2 होगा, यानी कि इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1 पर। आशा है कि इस पार्ट को आप जरूर सॉल्व करोगे और पता लगा लोगे कि मैक्सिमम मान क्या है होगा और मिनिमम मान क्या होगा, और हमको जरूर इन्फॉर्म करोगे कि ये लगा है पार्ट या नहीं लगा है। तो मेरे तरफ से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 उसको सॉल्व करने से पहले आपको ये बता दें कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये कह सकते हो अनमोल हीरे जैसे हैं। ठीक, आप इसे इग्नोर मत करना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रहता है, और जब आप उस इन्फॉर्मेशन को पता लगा लेते हो तो आप दूसरे बुक के, दूसरे राइटर्स के बुक के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो बच्चों हैं वो हम पढ़ रहे हैं, देखो क्या लिखा है कि यदि दिया गया है इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 2। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इंटरवल डिफाइन किया गया है फ्रॉम 0 to 2। ठीक, 0 to 2 अंतराल में x इक्वल टू 1 पर एक कंडीशन गिवन है कि जब x की वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल टू 1 पर, और फंक्शन दिया हुआ है। देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन है x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर, x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, प्लस ax और प्लस 9। ये फंक्शन है और लेट दिस फंक्शन इज fx। कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो इस फंक्शन को हम कह देंगे fx। ठीक, और आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरवल गिवन है, कोई पॉइंट है 1 और 1 इस इंटरवल के बीच में है, तो ये भी ठीक ही है। ये फंक्शन है x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax, ए यहाँ एक अननोन क्वांटिटी है, प्लस 9। और आपको पता ये लगाना है कि उच्चतम मान प्राप्त होता है इस पॉइंट पर, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। तो आप a की वैल्यू कैलकुलेट करो क्या होगा बच्चों, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। ठीक, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। पहला जो अवकलन हम करते हैं वो हमेशा 0 ही होता है। सेकंड डिफरेंशिएशन से तो पता चलता है ना कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा। तो चाहे मैक्सिमा दिया हो या मिनिमा दिया हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर कहता है x इक्वल टू 1 पर मिनिमा होता तो भी सेम प्रोसीजर होता, मैक्सिमा है तो भी सेम क्रियाएं हम अपनाएंगे, यानी कि पहली बार डिफरेंशिएशन करके उसे हम 0 के इक्वल करेंगे। कोई बात नहीं है, मैक्सिमा दिया है तो भी वही काम करेंगे, मिनिमा दिया है तो भी वही काम करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैक्सिमा हो मिनिमा हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के इक्वल ही करते हैं। ठीक, तो आप हिंट समझ गए। आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 2 टू जा 4, 1 to 4x हो जाएगा, a और x का 1 हो जाएगा, 9 का 0 हो जाएगा। चूंकि गिवन है एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का मान उच्चिष्ट है। ठीक, यहां पर निम्निष्ट भी हो सकता है, प्रोसीजर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उच्चिष्ट अगर है तो इसका मतलब हो गया कि f डैश की वैल्यू एट 1 इक्वल टू होगी 0, यानी कि 4x क्यूब माइनस 1 to 4x प्लस a इक्वल टू 0। x की जगह पर 1 आप रखोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा माइनस 1 to 4 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0, 4 माइनस 1 to 4 प्लस a इक्वल टू 0 माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 120। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशन के लिए, उसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पहचान चुके होंगे कि ये क्लोज्ड इंटरवल का क्वेश्चन है। दिमाग में आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या करना है। अगर आपके दिमाग में आइडिया बन गया है तो आप कर सकते हो कि आपको एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है और इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलेगा और एब्सोल्यूट मिनिमा मिलेगा। तो चलो जल्दी से डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x फंक्शन का एफ डैश इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2x इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। तो यहां से आपको मिलेगा cos 2x, 2 cos 2x, आप ले जाओगे 1 को दूसरे साइड, -1 हो जाएगा। cos 2x इक्वल टू -1/2। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से व्यापक मान रखोगे, cos के व्यापक मान के निकालने का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा।
यानी कि 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 120 डिग्री। आपको समझ में आया इसलिए रेडियन नहीं यूज कर रहे हैं। n पाई x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 60 डिग्री। n की वैल्यू 0, 1, 2 रख करके चेक करेंगे, लेकिन लिमिट पार नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हो तो फर्स्ट वैल्यू आएगी प्लस माइनस 60, माइनस 60 जाएंगे नहीं क्योंकि 0 से कम हो जाएगा तो प्लस 60। x इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे n इक्वल टू 1 रख करके, तो 1 यानी कि पाई प्लस माइनस 60 अर्थात हो गया 180 प्लस माइनस 60। दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी प्लस साइन लेने पर तो 0, 8 और 6 14, एक आपके पास कैरी आएगा 240 अंश, और सेकेंड वैल्यू 60 माइनस करने पर आएगी 0, 120 डिग्री। अभी हम 360 के लिमिट को पार नहीं कर रहे हैं तो आगे चलें। n इक्वल टू 2 रखें तो 2 पाई प्लस माइनस 60, 2 पाई का मतलब हो गया 360। 360 में जब आप 60 ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 360 की लिमिट को पार कर चुकी होगी, यानी कि 0, 6, 6 हो गया 12, 420। यह जो मान होगा ये असंभव होगा, अग्राह्य होगा इस सिचुएशन के लिए, इस डिफाइंड लिमिट के लिए। तो माइनस साइन ले लो 300 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है अभी भी हमको कुछ वैल्यू मिल जाए। तो n इक्वल टू 2 तक हम पहुंच चुके थे, n इक्वल टू 3 पाई तक आ जाओ। जब आप 3 पाई तक आओगे तो आपको माइनस में, प्लस में तो जाहिर सी बात है ज़्यादा हो चुका है क्योंकि 2 पाई की भी लिमिट पार कर चुके हो। माइनस करके देख लो कि माइनस करने पर भी क्या हम अभी लिमिट के अंदर हैं। तो पाई का मतलब हो गया 180, ये हो गया 540 माइनस 60। जब आप 60 करोगे तो 2 पाई की लिमिट पार कर चुके हो माइनस में भी, यानी कि अब हम इसका मान इस लिमिट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो वैल्यू आई है x की वो है 60, 120, 240, 300 यहाँ तक, और लिमिटिंग वैल्यू जो आई है वो है 0 to 2 पाई, यानी कि x की सारी वैल्यूज हो गई 0, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, फिर 300, 420 तो असंभव हो गया, और लास्ट 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। सबको हमने डिग्री में ही रखा है जिससे आप आसानी से समझ सको। अब इन सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब पर वैल्यू चेक करो। f एट 0 तो 0 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। f एट 60 तो 60 डिग्री प्लस साइन 120 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 2x है। साइन 120 की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो आप लिखते क्या हो, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 90 और प्लस 30 यानी कि हो जाएगा 60 डिग्री माइनस कास नहीं प्लस कास, क्योंकि ये कहाँ पर लाई करेगा, AS यहाँ पर 90 प्लस, जहाँ साइन पॉजिटिव होता है 30 डिग्री। 60 का मतलब हो गया रेडियन में पाई बाई 3, और साइन 30 की जो वैल्यू आती है वो होती है √3/2। ठीक, ऐसे ही वैल्यू हम सारा कैलकुलेट कर दे रहे हैं। देखो किसका मान मैक्सिमम होगा और किसका मान मिनिमम होगा। तो 100। तो बच्चों सभी फंक्शन पर f(x) की जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट करने पर आपके सामने मिल गई। आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के बाद बस आपको ये चेक करना है कि इसमें से किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और किसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो आप देखो 2 पाई 360 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी इस फंक्शन की, और सबसे कम वैल्यू होगी 0। और आप जानते हो कि अगर क्लोज इंटरवल में है तो मैक्सिमा को मैक्सिमा नहीं कहेंगे, मिनिमा को मिनिमा नहीं कहेंगे, एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा कहेंगे। तो ये हो जाएगा निरपेक्ष निम्निष्ठ, और ये मान हो जाएगा निरपेक्ष उच्चिष्ट। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 9th में भी, क्लास 10th में भी आप
बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखे होगे, उसी मेथड का यूज करके एंगल निकाल लेना। ठीक प्यारे बच्चों, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक, वो सभी क्वेश्चन केवल आपको मैक्सिमा और मिनिमा के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने दिए थे। ठीक, वास्तव में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे की तरफ हैं। बच्चों, इन सभी क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल मानने की जरूरत पड़ती है या 2 वेरिएबल की आवश्यकता होती है, और आप जानते हो कि आप एक साथ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आप एक साथ 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाता है, उसी को आधार मान करके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे बच्चों, एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है, सवालों के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व किया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याएं हैं, उनको ज्ञात करो जिसका योग 24 है। तो चलिए, 2 अज्ञात संख्याएं हैं तो उन संख्या को सबसे पहले मान लिया जाए। माना जो पहली संख्या है वो a तथा दूसरी संख्या b। बच्चों, हम यहाँ x और y भी यूज कर सकते हैं, और वास्तव में डिफरेंशिएशन में a b c d l m ये जो चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट के लिए यूज करी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर x y यूज करने से थोड़ी सी लिखने में असुविधा होती है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में हम आपको a b c d ही यूज करेंगे। तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। क्या a और b यहाँ कांस्टेंट हो सकते हैं? आप सोच करके देखो, कांस्टेंट वो होगा जिसका वैल्यू फिक्स होगा। तो ऐसे 2 संख्याएं जिसका योगफल 24 है, क्या a की वैल्यू निश्चित हो गई, b की वैल्यू निश्चित हो गई? अगर ऐसा है तो a भी कांस्टेंट है, लेकिन a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर मान लो a की वैल्यू 0 हो तो b की वैल्यू 24 हो जाएगा, a की वैल्यू अगर 12 है तो b की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो a और b की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करे जाएंगे, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक, तो दिमाग से थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा में हटा देना कि ए बी सी डी एल एम एन पी क्यू आर ये सभी कांस्टेंट हैं। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। ठीक, अब कंडीशन क्या कह रहा है? प्रश्न में ये कह रहा है कि इन दोनों का योगफल यानी कि a प्लस बी 24 है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और एक शर्त दी गई है, चूंकि 2 अज्ञात राशियां हैं ना, 2 अननोन क्वांटिटीज हैं, तो कम से कम 2 इक्वेशन होने चाहिए। तो एक इक्वेशन आपको दे दिया गया है और एक कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा से दे दिया गया है कि इनका जो गुणनफल है यानी कि a इंटू बी वो उच्चिष्ट है। ठीक, तो अगर इनका गुणनफल उच्चिष्ट है तो ये फंक्शन बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो किसी एक फंक्शन होते थे, किसी एक का फंक्शन होता था, x का होता था, या हो सकता है वो थीटा का फंक्शन हो। ठीक, लेकिन यहाँ पर a का भी फंक्शन है और b का भी फंक्शन है, और दोनों में से दोनों वेरिएबल क्वांटिटी हैं, दोनों की वैल्यू वेरी कर सकती हैं, दोनों में से कोई एक कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो फंक्शन है वो केवल a का फंक्शन है और जो फंक्शन है वो केवल b का फंक्शन है। एक्चुअल में ये a और b दोनों का फंक्शन है। ठीक, तो हम इसे मान लेते हैं y फंक्शन को। ठीक, अब देखो ये जो y है उसको हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें? a के रिस्पेक्ट में करें या b के रिस्पेक्ट में करें या a b दोनों के रिस्पेक्ट में करें? और क्यों a के रिस्पेक्ट में करें, क्यों b के रिस्पेक्ट में करें? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं? प्यारे बच्चों, जो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू बदल सकती है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और भविष्य में उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन भी करेंगे। अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में ना तो डिफरेंशिएशन हो सकता है ना तो इंटीग्रेशन हो सकता है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि आप a के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएशन करोगे, b के सापेक्ष भी डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, हम एक फंक्शन को 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं।
हम या तो a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे या तो b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अब इस फंक्शन को आपको चेंज करना होगा, या तो पूरे फंक्शन को a में कन्वर्ट कर दो या तो पूरे फंक्शन को b में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि a b दोनों को एक साथ हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल हैं। और क्यों वेरिएबल हैं? क्योंकि दोनों अननोन क्वांटिटी हैं, कुछ भी हो सकता है जब तक हम उत्तर पता ना लगा लें। ठीक, तो a और b इसको हम सॉल्व करने के लिए पूरे फंक्शन को या पूरे इक्वेशन को आप a का फंक्शन बना दो या b का फंक्शन बना दो। इसके लिए आपको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 हेल्प करेगा। आप वहां से किसी एक वैल्यू को निकाल करके इसमें रख दो। तो मान लो आप वहां से b की वैल्यू निकाल लाए तो हो गया 24 माइनस a। अब आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि जो y है वो a का केवल फंक्शन है। अभी तक जो y था वो a और b दोनों का फंक्शन था, इसलिए हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते थे। तो अब उसे कन्वर्ट कर दिए, या तो पूरे को a में या तो पूरे को b में। अब बड़े आराम से हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, यानी कि लिखेंगे dy बाई डी ए इक्वल टू 24 माइनस 2a। फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे d2y बाई डी ए स्क्वायर, जो कि 24 हो जाएगा 0, मिलेगा 2। ठीक, आप पूरे फंक्शन को b में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप a में ही कन्वर्ट करो। ठीक, अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो आपने निकाला है उसको 0 के इक्वल करते हैं। स्टेप उतने ही फॉलो करने हैं जितना आप कर रहे थे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया 24 माइनस 2a इक्वल टू 0, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 12। अब a की वैल्यू क्या यही है? ये कब सिद्ध होगा कि यही है? जब a की वैल्यू हमको मैक्सिमा प्रूफ कर दे। ठीक, तो मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए आप d2 में रख दो, d2y बाई डी ए स्क्वायर एट a इक्वल टू 12। तो आप देख रहे हो कि जो सेकेंड डिफरेंशिएशन है उसमें a है ही नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया है। तब जब a नहीं है तो a की जगह पर 12 आप रखोगे ही नहीं, यानी कि वैल्यू हर सिचुएशन में -2 आएगा। आपको एक ऋण संख्या मिल रहा है, एक निगेटिव नंबर मिल रहा है। और निगेटिव नंबर पर क्या होता है? मैक्सिमा होता है। यानी कि कह सकते हो कि पहली संख्या अगर 12 है तो फंक्शन फलन क्या था? फलन 2 अंकों का गुणनफल था, यानी कि संख्याओं का गुणनफल, फलन उच्चिष्ट होगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब उच्चिष्ट आना चाहिए, उच्चिष्ट मिल गया, यानी कि a इक्वल टू 12 सही है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 से आप दूसरी संख्या निकाल लो, तो b इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 12, यानी कि 12। अर्थात पहली संख्या भी 12 हो जाएगी और दूसरी संख्या भी 12 हो जाएगी, जिसका गुणनफल करने पर आपको मैक्सिमम मान मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखने से क्वेश्चन आसान होता है। बस आपको वेरिएबल चेक करना है, आपको ऐसी चीज़ें चेक करनी है जो बदल सकती हो, यानी कि जिसका मान चर होता हो, क्योंकि हम वेरिएबल्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। और किसी फंक्शन में अगर 2 वेरिएबल हैं तो हम दोनों वेरिएबल को किसी एक में चेंज कर देंगे और फिर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और भी क्लियर हो जाते हैं कि क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं और कितना आप समझ पाए हो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि x और y 2 धन संख्याएं हैं। धन संख्याओं का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। यहाँ पर जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में संख्या नहीं दी थी तो हम x, y, a, b कुछ मान लिए थे। यहाँ पर केवल और केवल आपको x मानना है और y मानना है। ठीक है, दे ही दिया है। तो कह रहा है x, y 2 धन संख्याएं हैं और उसको ज्ञात करना है जिससे x प्लस वाई इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया है, हमने 16 बोला है तो उसे 60 सुनिएगा, 60 समझिएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 60, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। और जो फंक्शन है वो है एक्स वाई क्यूब उच्चतम होना चाहिए, एक्स वाई क्यूब उच्चतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप x का मान ज्ञात करो और y का मान ज्ञात करो। तो फंक्शन मेरा ये है, मैक्सिमा और मिनिमा जिसका कैलकुलेट करना होता है वही फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन को आप किससे रिप्रेजेंट करो? तो अभी हम इसमें y नहीं बना सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको x नहीं मान सकते हैं, तो कुछ और नाम दे दो। लेट दिस फंक्शन बी p
अच्छा ये जो p होगा वो x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या तो x के सापेक्ष या तो y के सापेक्ष। x और y दोनों को एक साथ हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि x का भी मान कुछ हो सकता है, y का भी मान कुछ हो सकता है, इसमें से कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक, तो अब हम इस समस्या से कैसे आगे बढ़ें? समस्या का समाधान ये है कि पूरे फंक्शन को यानी कि p फंक्शन को आप या तो x में कन्वर्ट कर दो या तो y में कन्वर्ट कर दो। इसके लिए आपका हेल्प करेगा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाल लो। 1 से मान लो हम x की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, हो गया 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4। अब ये पूरा का पूरा शुद्ध रूप से y का फंक्शन हो चुका है। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट कर दो नॉर्मली, हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन d2p बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को आप 0 के इक्वल करते हो तो कर दो, तो हो जाएगा dp बाई डी वाई का वैल्यू 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर कॉमन, 4 कॉमन, तो बचेगा मेरे पास 45 माइनस y इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर को अगर हम 0 के इक्वेट करें तो y की वैल्यू होगी 0, और यदि हम 45 माइनस वाई 0 करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 45। अब इसमें से कौन सी वैल्यू मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा वो तो तब पता चलेगा जब y के इन दोनों मान को d2 में रख करके ये पता लगाए कि किस पर मैक्सिमम मिलेगा, किस पर उच्चतम मान आएगा। तो चलो रखते हैं d2p बाई डी वाई स्क्वायर एट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 d2 में रखेंगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, यानी कि कह सकते हैं कि y इक्वल टू 0 पर ना तो उच्चिष्ट होगा, आपको उच्चिष्ट चाहिए, और ना ही निम्निष्ठ होगा, यानी कि y इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको उच्चिष्ट चाहिए था, मैक्सिमा चाहिए था। ये ना तो मैक्सिमा दे पा रहा है ना तो मिनिमा दे पा रहा है, तो y इक्वल टू 0 संभव नहीं है। दूसरा y की वैल्यू देखो 45, तो d2p बाई डी वाई स्क्वायर एट y इक्वल टू 45, रख दो y की वैल्यू 45, तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वायर। तो इनको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके हम वैल्यू रख दे रहे हैं। 45 पर निगेटिव वैल्यू मिलेगी, एक ऋण संख्या आई है। हमको संख्या की वैल्यू से नहीं मतलब, हमको संख्या के साइन से मतलब है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो निगेटिव आ गया तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 45 पर फलन का मान उच्चिष्ट होगा, और हमको उच्चिष्ट चाहिए था, उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि y इक्वल टू 45 इसका एक आंसर होगा। तो पहला मान हो गया y इक्वल टू 45, सेकेंड वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 1 से, तो समीकरण नंबर 1 में y की वैल्यू 45 रखोगे तो x प्लस 45 इक्वल टू 60, x इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, तो आंसर इस फंक्शन के लिए होगा x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 45। x इक्वल टू 0 क्यों नहीं कंसीडर किया गया? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर हमको मैक्सिमा चाहिए था, हमको मैक्सिमा नहीं मिल रहा है। ठीक, तो जो सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा फंक्शन दो x और y पर डिपेंड कर रहा था, हम x को और y को एक साथ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूरे फंक्शन को या तो y में कन्वर्ट कर दिए या तो x में कन्वर्ट कर दिए। बाकी का काम तो एक रूटीन वर्क है, एक सामान्य वर्क है, जैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जाता था वैसे ही है।
आशा है कि अब आप धीरे धीरे थीम समझ रहे होंगे कि 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरह है। इसमें भी कह रहा है कि 2 संख्याएं x और y हैं जिनका योगफल 35 है। क्वेश्चन नंबर 15, x प्लस वाई इक्वल टू 35 और फंक्शन जो दिया गया है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए वो है एक्स स्क्वायर वाई पावर 5, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 उच्चिष्ट है, मैक्सिमम है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं हमेशा की तरह ये फंक्शन है p। अब ये फंक्शन x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, दोनों वेरिएबल है क्योंकि x का मान भी कुछ भी हो सकता है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो आप इसे या तो x में कन्वर्ट कर दो जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, या तो y में कन्वर्ट कर दो, आपकी इच्छा। तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो मान लो x की वैल्यू निकाल करके हम रखें तो 35 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। अब ये 2 फंक्शन का इंटू हो चुका है, डिफ्रेंसिएशन कर दो y के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट फंक्शन 35 वाई स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 35 माइनस वाई होल टू द पावर 1 हो जाएगा, जिसे हम आप x मानते हैं उसके डिफ्रेंसिएशन से गुणा करेंगे तो 35 का 0 होगा, y का 1, आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, कुछ कॉमन है देख लो, 35 माइनस वाई कॉमन है और y टू द पावर 4 कॉमन है, यानी कि 35 माइनस वाई, वाई टू द पावर 4 कॉमन करें तो बचेगा मेरे पास यहाँ पर 5 बचेगा, 35 माइनस वाई बचेगा, -1 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो माइनस बचेगा, y टू द पावर 5 में से y टू द पावर 4 कॉमन हो चुका है तो एक y बचेगा, 35 माइनस वाई कॉमन हो चुका है तो 2 बचेगा, यानी कि 2y बचेगा। आप भी चेक कर लेना इसे, इस ब्रैकेट को और एक बार सॉल्व कर लो, 35 माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 4, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको 175 माइनस 5y माइनस 2y, यानी कि y टू द पावर 4 35 माइनस y और 175 माइनस 7y, ये हो गया dp बाई dy। अब आप सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करो क्योंकि सेकेंड डिफ्रेंसिएशन भी करना है। अच्छा, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन में हम 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक, 3 फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन का क्या मेथड है कि अगर आपके पास 3 फंक्शन f1 f2 f3 मल्टीप्लिकेशन के रूप में हैं तो आप एक का डिफ्रेंसिएशन करते हो और रेस्ट जो 2 बच जाते हैं उनका गुणा करते हो, यानी कि f2 f3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ f1 प्लस f2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बचेगा f3 f1 डिफ्रेंसिएशन ऑफ f2 प्लस f3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बचेगा f1 f2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ f3। मतलब एक का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और रेस्ट दोनों का गुणा कर देते हैं। अगर मेरे पास 3 फंक्शन है तो यहाँ पर 3 है, गुणा करने के चक्कर में मत पड़िएगा, डिफ्रेंसिएशन कर डालिए सेकेंड डिफ्रेंसिएशन। तो एक का डिफ्रेंसिएशन करें, मान लो y टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करें तो इनका गुणा करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 35 माइनस वाई, 175 माइनस 7y और y टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4y क्यूब प्लस सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करें, सेकेंड ब्रैकेट या सेकेंड जो पद दिया है उसका डिफ्रेंसिएशन करें तो y टू द पावर 4 175 माइनस 7y बचेगा। सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 35 का 0, y का हो जाएगा 1 माइनस 1 होगा। थर्ड का डिफ्रेंसिएशन करें तो फर्स्ट सेकंड बच जाएंगे, तो जो 2 बच जाते हैं उनसे गुणा करो और तीसरे का डिफ्रेंसिएशन करो, 175 0 हो जाएगा माइनस 7, y का हो गया 1। अब हम इसमें कुछ और नहीं करेंगे, सीधे सीधे dp बाई dy को 0 के इक्वल करेंगे। जब 0 के इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, y टू द पावर 4
35 माइनस वाई, 175 माइनस 7y इक्वल टू 0। फैक्टर के फॉर्म में ही ये है, इसलिए आपको मिलेगा y इक्वल टू 0। अगर y टू द पावर 4 को 0 के इक्वल करो, अगर ये ब्रैकेट 0 हो, 35 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की एक वैल्यू और मिलेगी 35। अगर आपके पास 175 माइनस 7y इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से y की एक और वैल्यू मिल जाएगी 175 डिवाइडेड बाई 7। देखो ये कैंसिल हो रहा है या कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 175 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14 हो गया और 7 हो गया 5 जा यानी कि 25। तो y की एक वैल्यू 0 आई, y की एक वैल्यू 35 आई और y की एक वैल्यू आ गई 25। अब इन तीनों में से सही वैल्यू क्या होगी? जो हमको मैक्सिमा दे सके, फंक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमा दे सके वही सही वैल्यू होगी। तो मैक्सिमा कैसे देगा? d2 में रख करके चेक करो। तो d2 p बाई डी वाई स्क्वायर एट y इक्वल टू 0, देखो क्या मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर y की वैल्यू मत सोचो, यहाँ y की वैल्यू रखो और तीनों का इनटू है, तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इस समीकरण का पहला पद 0 हो गया। यहाँ भी देखो y इनटू के रूप में लिखा हुआ है, तो y 0 लिखोगे, यहाँ कुछ भी लिखो, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी y का गुणा करोगे तो ये भी 0 होगा, यानी कि तीनों पद 0 आ जाएंगे। तो y इक्वल टू 0 पर ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, करके देख लीजिएगा। अतः y इक्वल टू 0 संभव नहीं होगा, 0 पर ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ। ये मेरे काम का वैल्यू नहीं है क्योंकि हमको मैक्सिमा चाहिए था। अच्छा, फिर से जरा सोचो, d2p बाई डी वाई स्क्वायर में अगर हम y की वैल्यू 35 के बारे में सोचे तो क्या हो? तो देखो यहाँ 35 आप लिखोगे तो 35 माइनस 35 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। 35 माइनस 35 बचेगा केवल ये फंक्शन, और इस फंक्शन में आगे देखो निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस 35 टू द पावर 4 मिलेगा और आप 7 में 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ पर y की जगह 35 लिखना है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 3 7 5 जा 35, 3 कैरी हो गया 21 और 21 में आप 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 4, यानी कि ये जो सेकेंड नंबर है वो 245 है और ये है 175, ये हो गया 175 और अगर गुणा सही है तो ये हो गया 245, बाकी तो 0 हो गया। ठीक, ये माइनस करोगे तो ये ब्रैकेट निगेटिव होगा, निगेटिव का निगेटिव में आप मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करोगे तो एक धन संख्या मिलेगी। इसे आप लॉजिकली करना, 35 रखे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा, माइनस का प्लस में गुणा किए माइनस हो गया, 35 पावर 4 हो गया, 35 का 7 में गुणा किए 35 3, ठीक, 175 माइनस 245, यहाँ माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पे नेगेटिव में इंटू करोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने पर क्या होगा, यानी कि y इक्वल टू 35 पर फलन जो होगा वो निम्निष्ठ होगा। ये भी मेरे काम लायक नहीं क्योंकि हमसे कह रहा है मैक्सिमम। ठीक, तो केवल एक वैल्यू मिला, y इक्वल टू 25 d2p बाई डी वाई स्क्वायर एट y इक्वल टू 25। देखते हैं क्या मिलेगा इस पर। तो y इक्वल टू 25 में जब आप 7 का गुणा करोगे तो 175 आएगा, यहाँ 175 आएगा ना, अरे 25 में 7 से गुणा करोगे तो 175 माइनस 175, ये ब्रैकेट 0, यह ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये ब्रैकेट। ठीक, माइनस 7 25 टू द पावर 4 और 35 माइनस 25, 35 माइनस 25 10 आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव में गुणा करोगे तो जो संख्या आएगी वो एक ऋण संख्या आएगी। अब जाकर के हम लोगों ने क्लियर किया कि y इक्वल टू 35 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि यही मान सही होगा, पर फलन
उच्चिष्ट होगा। तो जब मैक्सिमा मिल गया तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए y इक्वल टू 35 ही सही, सॉरी 25 सही होगा, 35 नहीं सही होगा, 0 नहीं सही होगा, डिफरेंट रीजन से, क्योंकि 0 पर ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा है, 35 पर निम्निष्ठ है, हमको चाहिए उच्चिष्ट। 25 ही एक ऐसा फंक्शन है, वैल्यू है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा कह रहा था तो मैक्सिमा आ भी गया, इसलिए ये वैल्यू कंसीडर करी जाएगी, ये वैल्यू सही होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब तो आसान है, y इक्वल टू 25 को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो दूसरी संख्या हो जाएगा, यहां हम लिख दे रहे हैं y इक्वल टू 35 माइनस 25। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू रख दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 25, यानी कि x इक्वल टू 10। तो आंसर किसके लिए सही होगा? x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 25। ठीक बच्चों, लास्ट के जो 3 सवाल हैं 13, 14 और 15, यही कह सकते हो बेस है आपके बोर्ड एग्जाम का। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो बोर्ड एग्जाम किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। बच्चों थोड़ा सा इसका डिफ्रेंसिएशन बड़ा था, लेकिन आप देख सकते हो कि बड़े क्वेश्चन को भी हम लॉजिकली तर्क के माध्यम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, उसमें इसके आगे तक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।